Today we are excited to welcome someone who has revolutionized the pizza craze in India. He is driven by a personal desire for delicious pizza options, challenging himself to make pizzas and manage a business. He has established one of India's leading pizza chains. Please welcome Mr. Sanam Kapoor, the founder of La Pino's Pizzas. So Sanam sir, thank you so much for giving your precious time. काफ़ी देर से हमारी बात हो रही है, अराउंड आई थिंक 4-5 मंथ से आप काफ़ी बिजी थे एंड आपने टाइम निकाला हमारे लिए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन फ्राइडे टॉक सर. Thank you so much, dear, for having me here. It is lovely. Of course, it's a pleasure for me to be here. So start करते हैं आपकी स्कूलिंग से सर. So आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई सर? I'm like born and brought up in Chandigarh only. जी. So I did my schooling from St. Peter's, Sector 37. Okay. And post that, post my like schooling, I've actually done BTech from YMCA Faridabad. Okay. So in the field electronics and telecom. Okay. So बस फिर उसके बाद फिर जॉब करी HCL में. सो जब आपने इंजीनियरिंग करी सर, तो बेसिकली आप प्रिपेयर्ड थे कि आपने इंजीनियरिंग ही करनी है और इंजीनियर ही बनना है, कि आपका ड्रीम कुछ और था उस दौरान? क्योंकि स्कूलिंग में डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम होते हैं सबके. एक्चुअली मेरा जो पैशन था वो समथिंग इट वाज क्लोज टू द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, वो था, और प्लस इकोनॉमिक्स के रिलेटेड था. मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था. बट माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स अराउंड, तो सबका माइंडसेट में उस टाइम इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा फेमस थी. तो मुझे फिर इंजीनियरिंग लेनी पड़ी. बट फॉर्चुनेटली आई डिड गुड इन माय फील्ड ऑल्सो. So my rank was 66 in Haryana. So I was the topper. Okay. So उसके बाद I've joined YMCA. I took electronics and telecom. So I remember my classmates, they said कि यार हमने computers लेना था, just because मैंने लिया वहाँ पे electronics telecom, तो मुझे देख देख के सबने ही electronics और telecom fill कर दी top field. हाँ, उस टाइम पे तो आई थिंक कंप्यूटर साइंस की या IT की काफी ज्यादा एक वेव चली हुई थी. Definitely wave थी, but electronics, telecom और computer में उस टाइम पे ना थोड़ा मतलब शेकी था कि किस साइड पे जाना चाहिए. So पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड था सर? So my father was actually a businessman. Okay. And we were into railway caterings. Okay. And my mom was a homemaker. Okay. So background हमारा totally जो business है. जी. But जो मेरा mindset था कि मैंने अपने लिए कुछ plan करना है, something like on the work, maybe on the job side, or maybe for my business. That time in the college only. So during your studies, उस टाइम पे क्या माइंडसेट था सर कि आगे जॉब लेनी है या MNC में काम करना है, जो बेसिक आजकल रूटीन माइंड सेटअप होता है कि हाँ एक बढ़िया पोजीशन पे जाना है? दैट्स इट. So actually when I was in college, तो उस टाइम पे तो एक होता है ना, भेड़ चाल होती है, रेस होती है कि सबको जॉब ग्रैब करनी है. तो मेरा भी वही माइंडसेट था, जॉब ग्रैब करनी है. फॉर्चुनेटली जॉब भी अच्छी मिल गई. So I started my job in HCL. फिर after few months I thought I think it's not the right place working for me. So I left my job. I was in Noida. Okay. And I left my job. I came back to Chandigarh. Okay. So that time I started my own business. My father helped me out in my So कितनी देर जॉब करी आपने सर? 8-9 months. That's it. That's it. Just passing out of the campus and 8-9 months. Only 8-9 months. और ये मैंने इतना टाइम मैंने दिया था HCL को. अराउंड 1.5 year आई गिव इट टू ट्यूलिप टेलीकॉम. ओके. सो ऑलमोस्ट 2 years मेरा जॉब का जो टोटल प्रोफाइल था. जी. अच्छा सर, एक ना वो टाइम होता है जब आप जॉब छोड़ते हैं और आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो उसके जो बीच का पीरियड होता है ना, आई थिंक वो काफी महत्वपूर्ण होता है और काफी डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि आप डिफरेंट आइडियाज लेके आते हो. सो आपके आई एम श्योर मन में भी अलग अलग चीजें आई होंगी. हाउ डिड यू सेलेक्ट दिस कि मैं अब पिज्जा आउटलेट ही खोलूंगा? एक्चुअली मेरे उस टाइम पे काफ़ी वर्किंग कर रहा था कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है. आई मीन जब मेरे जॉब से मैंने माइंड बना लिया कि मैं जॉब छोड़ूंगा और मैं वापस चंडीगढ़ जाके अपना बिजनेस करना है. सो आई स्टार्टेड विद सम IT वर्क जो मेरा बैकग्राउंड था. बट आई रियलाइज कि क्रिएटिंग IT कंपनी दैट टाइम वाज अ बिग टास्क, टेलीकॉम के अराउंड बेसिकली. सो मैंने बोला पहले 1 महीना 1.5 महीना वर्किंग करके बोला प्रोग्राम ड्रॉप किया, क्योंकि कुछ फंड्स का भी इशू था, मेरे पास इतने फंड्स नहीं थे. फिर लेटली आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बर्गर वेंचर, बर्गर्स ऑन ग्रिल. ओह अमेजिंग. चारकोल एंड ग्रिल्स. तो उस टाइम पे इंडिया में ऐसा कुछ कल्चर नहीं था. जी. सो बट देन आई रियलाइज कि इंडिया में जो बर्गर कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही छोटी अमाउंट से स्टार्ट होता है. तो लोग इतनी प्राइस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और ग्रिल्स का कल्चर नहीं था उस टाइम पे. लोगों को फ्राइड की ज़्यादा आदत थी. जी.
और आई थिंक इंडियन फूड ज्यादा चलता था उस टाइम पे. इंडियन फूड भी ज्यादा था. People were not that open towards the foreign outlet chains or the kind of burgers or pizzas at that time. So burger का no doubt culture था, but burger was very very specific to fried patty. Okay. तो एक वो फ्राइड पैटी के बाद फिर वो ग्रिल पे लोगों को टेस्ट तो लगना नहीं था इतनी जल्दी. सो इट वाज अ टास्क. ऑफ कोर्स वो इंडियन पैलेट को देखते हुए, मार्केट स्टडी करते हुए मुझे लगा कि ये राइट प्रोग्राम नहीं है, राइट टाइम नहीं है बर्गर्स लॉन्च करने के लिए. जी. फिर देन आई थॉट ऑफ लॉन्चिंग अ पिज्जा ब्रांड. ऑफ कोर्स सो यहाँ से प्लान किया था. सो मैंने एक गैप देखा था वहाँ पे. उस टाइम पे सिर्फ 2 पिज्जा ब्रांड थे इंडिया में. एक था पिज्जा हट और दूसरा है डोमिनोज. जी बिल्कुल. एंड दे आर द मास्टर्स. जी. तो और कोई छोटा ब्रांड नहीं था और कुछ कैफेज में पिज्जा मिलता था और वो भी इतना ग्रेट नहीं था. जी. या बेकरीज में मिल जाता था रेडीमेड पिज्जा. तो एक मार्केट में बहुत बड़ा गैप था कि इतने बड़े फॉर्मेट्स है, इंटरनेशनल ब्रांड को छोड़ के और कोई इंडियन ब्रांड वर्क नहीं कर रहा था प्राइमरली जो अच्छे स्केल पे जा सकता था. और एक और यूएस में बड़ा अच्छा अमेजिंग कांसेप्ट था. इट वाज द जायंट स्लाइसेस. जी. So I thought of starting a giant slice from a very small I think shop. वो उनका यूएस का कल्चर ही ऐसा है बिकॉज उनके स्लाइस के जो साइजेस हैं वो काफी ज्यादा ह्यूज रहते हैं. That was a meal for one slice. What we used to serve, जो एक स्लाइस देते थे हम, वो एक मील फॉर वन था वो. ओके. और वहीं से हमने पहला आउटलेट स्टार्ट किया था सेक्टर 9 चंडीगढ़ में. ओके. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट आउटलेट वाज कि वो आउटलेट सिर्फ 120 स्क्वायर फीट में बना था. ओह अमेजिंग. ये तो बहुत एक छोटे से बूथ के अंदर. हाँ. सो किसी ने भी, आई डोंट रिमेम्बर, किसी ने इमेजिन किया होगा कि एक पिज्जा आउटलेट भी एक बूथ के अंदर या फिर छोटी शॉप में भी बन सकता है. इतनी छोटी शॉप में तो आई थिंक फिर सिटिंग भी नहीं होगी बिल्कुल भी. दैट वाज अ टेक अवे. ओके. दैट वाज प्योरली अ टेक अवे आउटलेट. ग्रैब एंड गो. सो सिर्फ स्लाइसेस हम सेल करते थे. बट जब हमने शुरू किया पहले दिन से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. और सेकंड थर्ड डे आते आते तो वहाँ पे विद गॉड ग्रेस आई थिंक आई वुड से लाइनें लग गई थी. सर टेस्ट में क्या डिफरेंशिएशन आपने ऐसा क्रिएट किया कि पहले दिन से लोगों को ये लगने लग गया कि ये पिज्जा बहुत अच्छा है या टेस्टी है? ऐसा कुछ तो डिफरेंस होगा बिकॉज सी एवरीबडी वांट्स टू गो टू अ फ्रेंचाइज जहां पर ऐसे होता है कि यार डोमिनोज और पिज्जा हट वी आर इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड बेसिकली. तो उनको शिफ्ट कराना बहुत मुश्किल है. सो बेसिकली जो मैंने पिज्जास तैयार करे थे वो सारे इंडियन टेस्ट के अराउंड थे. जी. सबसे पहले तो जैसे अगर मैं नॉनवेज टॉपिंग की बात करूं तो चिकन टिक्का टॉपिंग जब उस टाइम पे इंडिया में नहीं थी ऑन पिज्जास बेसिकली. देन इट वाज बारबेक्यू चिकन. देन इट वाज मटन कीमा. सो इस तरह वो फ्लेवरफुल टॉपिंग्स जो हमारे घर पे या फिर जो लोग इंडियन पैलेट लाइक करते हैं सो वो पिज्जास पे बिल्कुल भी नहीं थी. तो वो सारी टॉपिंग्स मैंने पिज्जास पे लॉन्च करी थी. और हमारी जो पिज्जा सॉस थी इट वाज मोर टुवर्ड्स लिटिल इंडियनाइज्ड टेस्ट जिसके अंदर हर्ब्स और फ्लेवर्स काफी अच्छे थे. ओके. और वो इंडियन टेस्ट को बहुत ज्यादा क्लोजली अंडरस्टैंड करते थे. तो वो चीज़ हमने लॉन्च करी थी और लोगों को पहली बाइट में दे यूज्ड टू फॉल इन लव विद दैट स्लाइस. और सबसे बेस्ट पार्ट था हमारे पिज्जास में कि पिज्जा खाने के बाद वो रिकॉल बहुत स्ट्रांग था कि जब आपको नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी व्हेन यू आर हंग्री सो आप डेफिनेटली विल कम बैक फॉर द सेम पिज्जा अगेन. सो वो एक कैचमेंट थी जिसकी वजह से कस्टमर बार बार हमारे आउटलेट में आ रहा था. सो मैंने तो ऐसे कस्टमर्स भी देखे हैं टचवुड कि जिन लोगों ने सुबह पिज्जा खाया और शाम को फिर से पिज्जा खाने आ गए. सो ऐसे भी हमने क्रेज देखा है. सर ला पिनो नाम कैसे आपको आया? मतलब बिकॉज जब मैं भी रिसर्च कर रहा था, जब मैं आपको अप्रोच करने वाला था तो मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये इंडियन बंदे की फ्रेंचाइज. ऐसे लग रहा था कि कोई इटालियन है या कोई जर्मनी से लोग होंगे जिनकी ये फ्रेंचाइज है. तो ये नाम कहाँ से आपके ज़हन में आया? ला पिनोस इज बेसिकली अ स्पेनिश वर्ड. तो इसका मतलब आवर फ्रेंड. ओके. अ फ्रेंड इन द नेबरहुड. ओके. सो उसी माइंडसेट से हमने ये चीज ये ब्रांड नेम हमने रखा. तो आइडली मेरे एक भाभी हैं, उन्होंने ये ब्रांड नेम जो रखा था. जी. सो ऑल क्रेडिट गोज टू हर. सर जब आपने ये शुरू करा सर उस दौरान एक होता है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है. जैसे आपने बताया कि फादर ने काफी आपकी सपोर्ट करी. उसके अलावा फ्रेंड्स भी थे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे और मेरे को ऐसे लगता है रिश्तेदार ये भी बोलते होंगे कि इतना बढ़िया पढ़ाई करके इतने बड़ी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के ये क्या काम करने लगा. ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. एक तो स्टडीज में फॉर्चुनेटली आई वाज गुड, शुरू से अच्छा था. फिर बाद में जॉब भी लगी और लोगों की उस टाइम पे जॉब नहीं लग रही थी बिकॉज ऑफ दैट रिसेशन. सो जब मैं जॉब छोड़ के आया मुझे पीछे से बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आजकल के टाइम में जॉब नहीं लगती, इसकी जॉब लगी और ये जॉब छोड़ के आ गया. कितना
बेवकूफ एंड ऑल दैट स्टफ. सो बट यस देयर वर गुड पीपल अराउंड जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया. वन वाज लाइक माय पेरेंट्स. जी. सो हमारे पास जितनी फंडिंग थी पापा ने सारी दी थी मुझे. जी. फिर उसके अलावा ऑफ कोर्स फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे मेरे जिन्होंने सपोर्ट किया. आउटलेट खुलने के बाद भी मतलब वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रेड हुआ. जी हाँ. और आई थिंक उस टाइम मार्केटिंग के लिए इतने पैसे भी नहीं होंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ ही एक ऐसी चीज है जो बेसिकली इफ आई टेल यू मेरी प्लानिंग थी 15 लाख के अंदर आउटलेट स्टार्ट करने की. Okay. और बजट वो 18 लाख पहुंच गया था. Okay. सो आई वाज बियॉन्ड द बजट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. सो वो भी सारा ऑफ कोर्स वो फादर साहब ने दिए थे पैसे, बट बजट वाइज बहुत टाइट था मैं कि मुझे इतने इसी रेंज के अंदर अपना आउटलेट स्टार्ट करना है. हाँ. और फ्रेंड्स की ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत सपोर्ट थी. वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग स्प्रेड हुआ. मार्केटिंग पे इतना जोर नहीं था बिल्कुल भी. मुझे पर्सनली लगता था कि जितनी मार्केटिंग पे पैसे लगाने हैं उससे बेटर मैं उतने ही प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर दूं ताकि कस्टमर के लिए कोई रियल वैल्यू. बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि एट द एंड प्रोडक्ट ही उन्होंने जो टेस्ट करना है उसी से ब्रांड बनना है. डेफिनेटली. सो उस टाइम पे हमने ना एक बड़ी अमेजिंग क्रेजी डील लॉन्च कर दी जिससे फुटफॉल वॉकिंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया. आई मीन आई रिमेंबर उस टाइम पे डोमिनोज का एक लार्ज पिज्जा विच वाज लाइक 13 इंच पिज्जा. जी. वो आता था अराउंड 700 रुपीज के आसपास, 700-750 के आसपास. तो मैंने हमारा जाइंट पिज्जा होता था. आई मीन लाइक 8 बिग स्लाइसेस व्हिच विल सर्व अ फैमिली. आई थिंक वो भी है. आज भी है डेफिनेटली. सो मैंने एक ना पता नहीं बैठे एक डील सी क्रिएट कर दी कि 4 पोर्शन ऑफ गार्लिक ब्रेड, 4 लीटर कोक और साथ में एक जाइंट पिज्जा जस्ट फॉर 799. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस डील तो फुटफॉल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया कि मतलब 799 में इतना जॉइंट फैमिली की डील लोगों को मिल रही थी. सो आई रिमेम्बर कस्टमर आते थे, एक ये पिज्जा कर दो, एक ये कर दो, 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 ये कर दो. तो जब मैं पूछता था तो सर आप स्लाइस पूछ रहे हैं या तो फुल पिज्जा पूछ रहे हैं? कहते ऑफ कोर्स फुल पिज्जा. सो जो मैं हमारा थॉट प्रोसेस था, जो स्ट्रक्चर था, वो एक छोटे सेल्स को ही जो हेल्प कर रहा था. तो जब सेल इतनी मैसिव हुई हमें पूरा सेटअप भी चेंज करना पड़ गया 1 साल के बाद. ओके. जगह इंक्रीज करनी पड़गी. और आइडली नहीं, सैडली हमारे पास स्पेस उतनी थी, बट वो सेटअप मींस पिज्जा मशीन्स हमने टोटली चेंज कर दी. सो वी गॉट दैट पिज्जा मशीन फ्रॉम यूएस. ओके. सो दैट वाज बिग साइज मशीन जो बहुत हैवी वॉल्यूम्स जो तैयार कर सकती थी. सर पीएनएल कैसे मैच कर रहे थे? आई मीन जहां एक छोटा पिज्जा 700 का आ रहा है और अब 799 में 3 डिफरेंट चीजें दे रहे हैं और वो भी एक जायंट पिज्जा दे रहे हैं, तो ये मैच कैसे मैच करी सर आपने? आई डोंट नो. मतलब आई थिंक आज भी मेरा मैथ्स बिल्कुल वैसा ही है. तो मेरा माइंडसेट रहता है कि एक बिजनेस में टॉप लाइन टच करना बहुत जरूरी है जी, और कस्टमर ग्रैब करना और कंपटीशन से कस्टमर अपनी तरफ खींचना भी बहुत जरूरी है जी. वो सिर्फ तभी हो सकता है या तो आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा जान है या तो उसकी बहुत अमेजिंग वैल्यू है. सो फॉर्चुनेटली दोनों फैक्टर्स मेरे फेवर में थे जी. और पीएनएल में इस तरह वर्क करता है कि मुझे ये क्लियर था कि मुझे अपने टेक होम 20% लेकर रखना है. तो मैं फिक्स 20% पे वर्क करता कि इतना मेरी बेसिक सेविंग होनी चाहिए, टेकिंग द अदर कॉस्टिंग ऑन द साइड लाइक सैलरीज, रेंटल्स. सो ऑफ कोर्स वंस जब मेरी सेल्स बहुत बढ़ जाएंगी तो मेरा वो सैलरी और ये जब बाकी चीजों के जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कम हो जाएंगे. सो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी वहीं रहती थी और जब वॉल्यूम्स बढ़ती थी, सेल्स बढ़ती थी, तो ये वाले कंपोनेंट छोटे हो जाते थे मेरे लिए. तो उस वे से मैंने अपना पीएनएल तो बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर लिया था. और विद टाइम कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा बन गया. तो ऐसा भी टाइम रहा है, मतलब हमने उस टाइम पे देखा है 2011 में कि अ कर्नल फैमिली कमिंग फ्रॉम कसौली अपनी गाड़ी स्पेशली भेजते थे और 5 जाइंट पिज्जा पैक करा के अपनी फैमिली के लिए संडे को कसौली लेके जाते थे. आई रिमेम्बर कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम करनाल जस्ट टू हैव स्लाइसेस एट आउटलेट. पटियाला, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, वो पूरी बेल्ट चंडीगढ़ पिज्जा. So was it the taste sir or that was the taste? Oh, that was the taste. Purely taste. Okay. आई थिंक एक टेस्ट भी होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो अपने कहा मार्केटिंग. आई थिंक मार्केटिंग दो वे से होती है. एक तो है पैसा बर्न करके, एक होती है वर्ड ऑफ माउथ. मैं वर्ड ऑफ माउथ को बिल्कुल ही साइड पे रखूंगा बिकॉज उससे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कुछ नहीं है सर. बिल्कुल. सो जो जैसे एग्जांपल हम फ्रेंड्स हैं और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये जरूर ट्राई करना जी, तो जब आप वो ट्राई मतलब वो चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है रादर देन आप कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो जिसमें कोई डील या प्रोमो दिख रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांगली स्प्रेड आउट हुआ, बहुत स्ट्रांग स्प्रेड आउट हुआ. जब फर्स्ट आउटलेट आपने रन किया फॉर एन ईयर एंड हाफ, आपको कब लगा कि अब मुझे एक्सपैंड करना चाहिए, एक आउटलेट से निकल के मुझे मल्टीपल आउटलेट्स में आना चाहिए, ये थॉट कब आया? सो मैं थोड़ा सा एक शेयर करता हूँ. बहुत ही फनी इंसिडेंट था मेरे आउटलेट में. सो मेरे आउटलेट की फर्स्ट डे जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, सो देयर वाज वन सर हु वॉक्ड इनटू माय आउटलेट
वो कहते तुसी फ्रेंचाइजी देंदे हो। आपने क्या मांग रहे हैं यार ये? मैंने वो वर्ड भी नहीं सुना हुआ था जी। तो फिर मेरे एक स्टाफ ने बताया कि आपसे फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं, आपका बिजनेस मॉडल कॉपी करना चाहते हैं। ये कितनी देर बाद की बात है सर? फर्स्ट डे जब आपने लॉन्च किया था? जब मैंने आउटलेट लॉन्च किया था और मुझे बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी तो पहले दिन मेरे से फ्रेंचाइजी लेने आए थे। सो उसके बाद तो आई थिंक मैं एवरी सेकंड डे वर्ड सुनने लग गया था, फ्रेंचाइजी दे दो जी। तो आई थिंक पीपल लाइक द प्रोडक्ट, दे लव द प्रोडक्ट। वो लोग उस प्रोडक्ट के साथ वो जो कनेक्ट कर पा रहे थे, एक रिकॉल बहुत स्ट्रांग था जिसकी वजह से लोग फ्रेंचाइज मांग रहे थे जी। सो मुझे डेफिनेटली फिर लगा कि इट्स नीड टू गो टू नेक्स्ट लेवल जी। सो मैंने फिर फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया कि मुझे कैसे फ्रेंचाइज देनी है। और इसमें क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल अपने आप में एक सिस्टम है राइट, और उसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, कितनी ऐसी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। वो आपका एक्सपीरियंस भी नहीं था बिकॉज आपने कभी आउटलेट में कभी काम भी नहीं किया या आपने पहले भी रन नहीं किया, तो आपने वो मॉडल कैसे क्रिएट किया सर? सो पहले शुरू की 5-7 आउटलेट्स जो हमने फ्रेंचाइज दिए थे बहुत लूज टर्म्स पे दिए थे, बहुत फ्रेंडली टर्म्स पे दिए थे। देन वी रियलाइज कि जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और नेक्स्ट लेवल की होती हैं एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड पर्सन। तो उनकी आस्क, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनका बैकग्राउंड, उनका इंटेंट सबका डिफरेंट होता है। सो हमें ये फ्रेंचाइजी मॉडल जब हमने शुरू किया था, जब देना शुरू किया था, उसमें एक्स टर्म्स थी और 2 साल में हम उसको टोटली चेंज कर दिए थे। बेसिकली जब हमने पहली फ्रेंचाइज दी थी, हमारी फ्रेंचाइजी रॉयल्टी थी 8% जी। और काफ़ी चीज़ें हमने लोकल दे दी कि आप लोकल बाय कर लीजिए, ये स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं, इसको अपने बाय करना है। तो हमने फ्रेंचाइजी देने के बाद ये रियलाइज किया कि लोग इतनी रॉयल्टी देना नहीं चाहते, तो वो सेल्स में प्ले अराउंड करते हैं और हम जो ब्रांड या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहते हैं वो फ्रेंचाइज लेवल पे बहुत चेंज हो जाता है माइंडसेट। तो वो थोड़ा सस्ता सामान प्रेफर करते हैं जिससे ब्रांड डेफिनेटली सफर करता है लॉन्गेविटी में। सो हमने फिर अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया, हमने चीजें स्टैंडर्डाइज कर दी, वो सारी चीजें हमने ले ली कि हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, अपने यही यूज करना है। ये एक बहुत बड़ा चेंज हमने किया जो कि शुरू के फ्रेंचाइजी को एक्सेप्टेबल नहीं था। उनको था कि मार्केट से अगर लोकल मिल रहा है और चंडीगढ़ से आएगा तो प्राइस का भी फर्क पड़ेगा। फिर हमें लगा कि जो लोग रॉयल्टीज देने में थोड़ा सा उनको पेन होती है, कितनी रॉयल्टी, हमने वो रॉयल्टी कम कर दी। पहले 6% करी, फिर 4% पे आ गए। तो 4% इज द लीस्ट रॉयल्टी इन द इंडस्ट्री। आई डोंट थिंक इससे कम कोई रॉयल्टी कोई नहीं ले रहा। तो हमें था कि ठीक है, जो मेजर चंक है वो फ्रेंचाइजी के अगर पॉकेट में रहेगा वो ज्यादा हैप्पी रहेगा, तो एक छोटी अमाउंट एज अ रॉयल्टी पे करना फ्रेंचाइजी के लिए ओके है। अब कितने सर करंटली हमारे कितने आउटलेट हैं? We are touching around 700 stores in India. Amazing. What are your plans for outside Indian countries? हमने ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टार्ट कर चुके हैं। सो वी हैव 2 stores in Dubai. Okay. And we've got 6 stores in London. Okay. London and around. Okay. और इस साल लंदन फंक्शनल है? यस ऑलरेडी फंक्शनल है। सो लंदन में ऑलरेडी 6 स्टोर ऑपरेशनल है हमारे। और इस साल हमारे टारगेट है कि हम 30 स्टोर्स और खोलेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। कनाडा हमारा स्टार्ट होने वाला है, हमारा लास्ट मंथ FDD आ चुका है जी। तो पहला आउटलेट ब्रैम्पटन में आ रहा है हमारा। दैट इज मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ पंजाब एंड इंडिया आई वुड से। इतना एक्सपैंड कर रहे हैं सर, डर नहीं लगता? आई थिंक पार्टनर्स अच्छे हैं तो फिर क्यों डरना। और इंटेंट राइट है तो डेफिनेटली चीजें ठीक। जैसे जब आप ज्यादा स्केल कर रहे होते हो तो एक माइंड में डर भी आता है कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज बिजनेस में एक गलती वो बहुत बड़ा सेटबैक दे देती है। तो आप उसको कैसे रिकवर करते हैं, उसको कैसे सेटअप करते हैं? सो बेसिकली जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आउटलेट्स मेरे हैं अपने, तो मैं वो पहले अपने आउटलेट पे ट्राई करता हूँ 1 महीना। सो वंस द स्ट्रक्चर इज ओके एंड इट इज एक्सेप्टेड, तो मैं बाकी स्टेट्स को, सारे पार्टनर्स को कहता हूँ कि आप ये फॉर्मूला है, ये वर्केबल था, या ये डील या प्रोमो या फिर मार्केटिंग स्टंट अच्छा था, या ये आइटम या प्रोडक्ट अच्छा था, तो हम इसको रेप्लिकेट और एम्पलीफाई करेंगे। तो एक जब प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाता है फिर उसको एम्पलीफाई और रेप्लिकेट करना ईजी है। तो मैं वो जैसे अपने कंपटीशन बोला और साथ में हमने बोला कि ऑफ कोर्स एक फियर भी होता है। इतने मेन चीज़ है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को हैंडल करने के सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सबको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो बिजनेस कॉल हम पहले अपने लेवल पे लेके ट्राइड एंड टेस्टेड करके फिर उसको रेप्लिकेट और एम्पलीफाई करते हैं बाकी स्टेट्स में। सर इतना आपने सिस्टम बनाया, इतनी बड़ी, आपका डेली का स्केड्यूल क्या है सर? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये मैं तब पूछ रहा हूँ सर, आजकल जैसे यंगस्टर्स हैं वो अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हैं
बट वो मेहनत नहीं करना चाहते उसके लिए। तो आज आपके पास हर एक फैसिलिटी है, हर एक चीज़ है, आई थिंक यू हैव रीच टू अ सर्टेन लेवल, बट स्टिल आपका स्केड्यूल क्या है ताकि उनको पता लगे कि मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है? सो आई थिंक मैं आपको थोड़ा पहले का जरूर बताऊंगा कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो कैसे रहता था। सो व्हेन आई स्टार्टेड मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठता था और मॉर्निंग 7 o'clock अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता, 8:30 अपना पहला आउटलेट खोलता था अपने आप, और रात को 1 बजे बंद करके अपनी टीम को ड्रॉप करके फिर 2 बजे घर पहुंचता था। तो शुरू के 6 months 1 year तो ऐसे निकले हैं कि मतलब ऑन माई टोज। तो 5 घंटे ही रेस्ट मिलती थी? 5-6 घंटे ही रेस्ट मिलता था। और प्रेजेंटली इफ आई टॉक अबाउट, अब इस टाइम पे वो फिजिकल वर्क थोड़ा कम है जी, बट मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज काफ़ी पार्टनर्स नए आ रहे हैं, उनसे मिलना ज़रूरी है। तो आपको कभी ऐसे फील नहीं होता था स्टार्टिंग में कि कहाँ मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, HCL में इतनी अच्छी पोजीशन पे हूँ, मेरी फिक्स सैलरी है, और मैं कहाँ 5 घंटे की नींद और कहाँ एफर्ट मार रहा हूँ, कभी टीम को लेके आ रहा हूँ, छोड़ के आ रहा हूँ? लो मोमेंट्स तो आते होंगे सर। आई थिंक इसमें अपनी हैप्पीनेस है, एक ग्रोथ भी है, एक एक्युलेट्स भी है। सो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं तो डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ वे टू गो अहेड। और आई थिंक जॉब में एक स्टैग्नेशन भी रहती है एक लेवल तक, फिर एक एज के बाद भी आप एक काम माइंडसेट में चले जाते हो कि आप ओवर हार्ड वर्क नहीं कर सकते। आई थिंक दैट वाज द राइट टाइम 23-24 ईयर्स की एज में जब मैंने बिजनेस में जंप किया, और दैट टाइम आई वाज इन अ पोजीशन टू टेक द चैलेंजेस। और शुरू के 5 साल बहुत टफ थे, टाइम बहुत दिए। अब आई थिंक टाइम भी मैं देता हूँ, बट फैमिली भी है, बैलेंस लाइफ है, सब कुछ ठीक है। इज इट गुड टू स्टार्ट अर्ली सर, इफ anybody wants to come? Yes, it is always good to start early because उस टाइम पे आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं होती। Later you start or you jump into the business, more liabilities you have, more stress you have. और I think 2010-11 का टाइम और 2024 के टाइम में बहुत फर्क है। मार्केट हैज एक्सप्लोडेड, आई वोंट से एक्सपैंडेड, इट हैज एक्सप्लोडेड। इंडिया भी बहुत अच्छी पेस पे ग्रो कर रहा है, प्लस कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आई मीन लाइक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत आ रही है इंडिया में, बहुत सारे पिज्जा और लोगों की अवेयरनेस और नॉलेज बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। इज इट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी सर और द डिजिटलाइजेशन? यस, इट इज, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, उनमें से एक फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोगों का जो ट्रैवल है, जो इंडियंस का ट्रैवल है अब्रॉड का, बहुत बढ़ चुका है जी। तो जितना ट्रैवल करते हैं उतनी नॉलेज भी आती है, और प्लस एजुकेशन वाइज, प्लस फाइनेंशियल स्टेटस सबका बहुत चेंज हो चुका है। आई थिंक वर्ल्ड हैज बिकम वन कंट्री नाउ। यस, डेफिनेटली। और उस टाइम पे लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती थी कि वो इतने चैलेंजेस ले पाए या फिर प्लान कर पाए। आई थिंक आज के टाइम पे पीपल आर वेरी मच ओपन टू टेक द चैलेंजेस। तो माइंडसेट वो टाइम के हिसाब से बहुत चेंज हो चुका है जी। सो मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। यस, बिजनेस स्टार्ट करना यू कैन ऑलवेज डू इट एनी टाइम, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस वर्किंग के साथ साथ परसिस्टेंस भी बहुत जरूरी है। इफ यू लूज अ परसिस्टेंस माइंडसेट at any stage, you will definitely lose. So वो continuous mindset, अगर आपको कहीं पे setback भी आ रहा है, calm down, slow down, don't leave. उस दौरान के अंदर सर अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है? I think अगर कभी मैं भी कभी एक सैड फेज से निकलता हूँ, मेरे बैक ऑफ द माइंड एक चीज हमेशा चलती है, मैं अपने आप को पैसिफाई करता हूँ, सनम ये फेज है, ये टेम्परेरी फेज है और ये निकल जाएगा। जस्ट खुद से बात करके, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स अपने आप से बात करके। और मैं कुछ टाइम, काफ़ी टाइम फिर अकेले स्पेंड करता हूँ कई बार, ऑफ कोर्स फैमिली के साथ भी, और अकेले भी स्पेंड करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा इस स्पेसिफिक फेज से बाहर आना है, मे बी 1 day 2 days। और जब तक मैं उस माइंडसेट से निकल जाता हूँ, आई थिंक तब तक वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। सो आई थिंक एक हार्ड टाइम से निकलते वक्त आप बहुत कुछ सीखते हो। एंड यू नो, कैट रिफ्लेक्सेस, जब भी कोई कैट या टाइगर या फिर कोई भी जंप मारने लगता है, वो पहले थोड़ा पीछे आता है, फिर वो जंप आगे करता है। सो आई थिंक समटाइम्स स्लोइंग डाउन इज गुड रादर देन टेकिंग अ यू टर्न। स्लो डाउन कर जाओ ज्यादा अच्छा है, बट अगर कुछ वर्किंग पे आपने शुरू किया है, नेवर लेट इट गो, लगे रहो, डेफिनेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। सर जैसे कि हमने जो टॉक शो बनाया, इसका मेन मकसद यही है कि हम यंगस्टर्स को आपकी जर्नी के बारे में बता पाएं, एंड ये बता पाएं कि हर चीज़ इतनी इजीली नहीं होती। सो एक क्वेश्चन मैं हर बंदे से पूछता हूँ, डिजिटलाइजेशन के कारण सर काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी हुआ है,
और आई थिंक काफ़ी सेटबैक भी लगा, बिकॉज लोगों ने या बच्चों ने खास करके वो जो मेहनत पहले हम लोग करते थे, या जो आप लगा लें जो 1980s या 90s के किड्स हैं जो वो करते थे, ग्राउंड जाना, फिजिकल एक्सरसाइज करनी, वो सारी बहुत कम कर दी हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी सारी एक्टिविटीज़ एज इन लाइफ आपकी क्या हेल्प करती हैं? आई थिंक डिजिटल वर्ल्ड हैज़ एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट। बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया डिजिटल हमारी माइंडसेट में, हमारी लर्निंग में, आई वुड से। सो पहले क्या होता था, सिंस इट वाज नॉट अ डिजिटल वर्ल्ड, आई मीन लाइक 20 years बैक इफ आई से, सो जितने भी लोग हैं, आई मीन स्टूडेंट्स और मे बी किड्स, प्राइमरली सबका माइंडसेट होता था कि हम जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, जी, बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर एंड द टेक्नोलॉजी, AI एंड एवरीथिंग। अब लोग ना शॉर्टकट्स पे आ चुका है पूरा वर्ल्ड, विच इज गुड आई वुड से ऑन द अदर साइड। और अगर आपने अपने को वो जो फिजिकली फिट रखना है, ऑफ कोर्स यू हैव जिम, यू हैव स्पोर्ट्स फील्ड, आप वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए करना चाहिए। बट येस, डिजिटल वर्ल्ड बहुत रिक्वायर्ड है और आने वाला टाइम और ज़्यादा इसको चेंज करेगा। सो एज आई सेड कि जिस तरह इंडिया के लोगों ने इतना ट्रेवल किया है और बाहर जाके लर्न किया है, द वर्ल्ड इज वन प्लेस नाउ। सेम वे AI टेक्नोलॉजी और रियलिटी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, इट विल स्क्वीज इन द वर्ल्ड आने वाले टाइम में। सो ग्रैबिंग राइट नॉलेज एट राइट टाइम एंड लर्निंग विद द राइट टाइम एंड राइट पेस इज मच नीडेड। सो अगर हम वो आज के टाइम से अगर हम देखें, कंप्यूटर या जो टेलीफोन, योर इंस्टाग्राम, योर ऑल दी स्टफ, जितनी भी चीज़ें हैं, AI, हम जितना फास्ट लर्न करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। सो ऑफ कोर्स वेस्टर्न कल्चर इंडिया में लोग अडैप्ट बहुत जल्दी करते हैं। इट इज़ मच नीडेड। सो येस, टेक्नोलॉजी इज मच नीडेड इन एवरी बिजनेस। वो आपकी वर्क को थोड़ा ईजी भी बना देता है। और ऑफ कोर्स अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी इज ओपन फॉर एवरीवन एंड इट इज मोर कॉम्पिटिटिव ऑल्सो। और if you are a part of technology, there's a lot of way you can earn better, earn in a easier way, earn in a faster way. So I think technology plays a big role. But आपको ये नहीं लगता सर, काफी सारे लोग जो फायदा ले सकते हैं वो एक्चुअल में 10% लोग ही हैं जो इससे फायदा ले रहे हैं, 90% टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओवर एक्सेस यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का। और चाहे वो वीडियो गेम्स के अंदर है, चाहे वो किसी और चीज़ के अंदर है, चाहे वो सोशल मीडिया ही है, पीपल आर वेस्टिंग टाइम, दे स्पेंडिंग लाइक आवर्स एंड आवर्स जहाँ उनका कोई काम भी नहीं है। डेफिनेटली। एंड स्टूडेंट्स खास करके वो अपना कीमती वक्त, टाइम जो उनका ग्रो होने का टाइम है, वो वेस्ट कर रहे हैं। सो उसके बारे में क्या ख्याल है सर? उनको क्या आप बोलना चाहेंगे या क्या आप ऑप्शन देना चाहेंगे? आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम और एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लाइक गेमिंग और एनीथिंग, वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी मोनोटनस समवेयर, आई वुड से। कि अगर हम इंस्टाग्राम में कोई चीज़ कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं या लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसको देख के हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वही हमारा माइंडसेट वैसे ही क्रिएट हो जाता है। और वो माइंडसेट को जो क्यूरेट करना इतना ज़रूरी नहीं, रादर देन प्लानिंग फॉर योर सेल्फ कि कितना टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे लगाना है या फेसबुक पे लगाना है या मुझे अपनी लर्निंग पे कितना लगाना है। 100%। तो वो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल ग्रोथ को भी स्लो डाउन कर देते हैं। तभी 90% लोग राइट टाइम पे अचीव नहीं कर पा रहे, लेट हो जाते। यस, बिकॉज ऑनलाइन अगर हम देखते हैं कि यार देखिए इसने कैफे खोला, इतना बड़ा कैफे खोला और यहाँ पे ब्लॉगर वहाँ पे पहुंच के उसकी वीडियो बता रहा है बहुत बढ़िया फूड है। सो डेफिनेटली अगर एक कर सकता है, वही ब्लॉगर डेली 10 जगह जाके वो डिफरेंट फूड्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं। सेम इज द अदर वे। अगर आप कोई भी लाइक ज्वेलरी स्टोर है या कुछ भी है, हर चीज की मार्केट में मास अवेलेबिलिटी हो चुकी है। सो व्हाट डिफरेंट यू आर डूइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग। सो वो आई थिंक वो कॉपी करना और वो सेम वर्क करना को छोड़ के कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है, जिससे आपको राइट टाइम पे राइट ग्रोथ भी मिल पाए। जी सर, एंटरप्रेन्योरशिप में सबको ये लगता है कि फंड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ज़रूरत है। टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपको क्या लगता है कि पैसा ज़रूरी है सबसे पहले, कि एक आइडिएशन ज़रूरी है, कि यंगस्टर्स को किस तरफ जाना चाहिए पहले? आई थिंक इस टाइम पे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले तो आइडिया सबसे इम्पोर्टेंट है। फंड्स नो डाउट, अगर फंड्स होंगे तभी आप आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो दीस थिंग गोज हैंड टू हैंड। बट फंड होने के बाद भी आपका आइडिया कितना सक्सेसफुल है वो आपके हाथ पे है। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी मैनेजमेंट, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी आइडियोलॉजी। अगर आप किसी को देख के कोई बिजनेस को ड्राइव करना चाहते हो, डेफिनेटली टायर पंक्चर हो जाना है।
बिल्कुल। सो क्योंकि वो एक तो कॉपी हो गया, और आई थिंक काफी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं Definitely. कि अगर उसने एक कार्ड्स का शोरूम खोल दिया तो हम भी इसी तरीके से इसी मॉडल पे हैं। दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर ओन रिसोर्सेज और देयर ओन माइंडसेट। So every place of business, every style of business is different. So let's say जैसे आपने अपनी कार की बात करी है, तो अगर कोई कहता है यार इसने सुजुकी का शोरूम लिया, मतलब इसने डीलरशिप ली और उसकी बहुत अच्छी चल रही, तो मैं भी ले लेता हूँ इस टाउन में। हो सकता है कि उसकी प्लेस ए है और हमारी प्लेस बी पे वो चीज़ ना वर्क कर पाए। सेम थिंग इज फॉर फूड ऑल्सो। सो राइट टाइम, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज just the mindset. जी। Your ideology plays the bigger role. बिल्कुल। Your management plays a bigger role. जी। सो अगर आपकी प्लानिंग, आपकी टू डू लिस्ट डेली बेसिस पे क्या आपने करना है, क्या आपने अचीव करना है, और वो आपका रोड मैप कितना, और आप कितना लॉन्ग विजन ले सकते हैं, जी, उसी पे आपका पूरा फ्यूचर जो है डिपेंड करेगा। जी। सर, आप फूड आउटलेट शुरू करने के लिए किसी भी एक यंगस्टर ने फॉर एग्जांपल अपना फ्रेंचाइजी करना है या अपना एक नया फूड मॉडल खोलना है, व्हाट इज द चेकलिस्ट सर? व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच दे मस्ट हैव? आई थिंक सबसे पहले तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड, और जो कि आजकल के टाइम पे लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी। और वो फूड को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो आप। जी। आई मीन दैट प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अब एक लेट्स से वड़ा पाव भी है, उसको आप साइड में फ्राइज के साथ डेकोरेट करके या फैंसी डिप्स के साथ या कोई फायरी वे में शोकेस करोगे, उसका उम्फ लेवल, उसका माइंडसेट, उसकी एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेगुलर फूड, क्योंकि रेगुलर फूड तो सारे बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ। और आजकल का जो टाइम है, जितने भी फैमिलीज हैं उनके पास टाइम कम है, दे मोर स्ट्रेस्ड इनटू वर्क। जी। सो वो चीज़ से निकल के वो जो बाहर जाते हैं, उनको एक राइट वैल्यू भी चाहिए, राइट क्वालिटी भी चाहिए, और एक राइट प्रेजेंटेशन भी चाहिए, स्पेशली द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास। ये लोग शोकेस करना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी। और जो हायर क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो लोग ज़्यादा होते हैं कि क्वालिटी क्या बेटर होनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा हमारा नीश फैक्टर है। तो एवरी क्लास हैज़ गॉट डिफरेंट स्टाइल रिक्वायरमेंट। अब आप किस जेंट्री को केटर कर रहे हो, वो आपको पहले ही प्रीसेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हैंड पिक करना पड़ेगा। अगर आप नीश में जाना चाहते हो तो आपका स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नीश होना चाहिए। अगर आप मास में जाना चाहते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट कैटेगोरिकली प्राइसिंग, फूड स्टैंडर्ड्स उसी के हिसाब से होना चाहिए। सो आइडली मोर वैल्यू यू हैव टू गिव इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ फूड। सो दोनों आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट वे में वर्क करती हैं। जो मास मार्केट है दैट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ बेटर प्राइस, जो नीश मार्केट है दैट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द I think luxury. So I think next 3 years and 5 years, one thing I would like to share, which is should be taken in account. Next 3 years, 5 years is only for the little luxuries in India. Okay. India is open and ready for little luxuries. Little luxuries as in So little luxuries मैं कुछ नाम ले लेता हूँ ब्रांड के. So like brands like Kama, like Forest Essentials, Nick Bakers, of course. So जिनमें nicheness है, जो premium serving कर रहे हैं in terms of food, और let's say आपने आजकल देखा होगा कि Carrot Line जो ये टाटा का ब्रांड है, ये छोटी जो luxuries दे रहा है. So जिनकी income group छोटा है and they want to have a better niche standard. अब इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें, there's a very strong and famous brand Tiffany and Company. जी बिल्कुल। हाँ। So these all brands are based out of little luxuries. ठीक है। So जिसमें 20,000 का जो नेकलेस से लेके $5 million का भी नेकलेस या प्रोडक्ट मिलता है। सेम इज लग्जरी, बाथ एंड बॉडी वर्क। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो सो कस्टमर को जो एक रेगुलर प्रोडक्ट से नेक्स्ट लेवल पे लिफ्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट 3 years 5 years in terms of food or anything you think of, or clothing or apparel, whatever it is all about little luxuries. So is it also connected to exclusivity, sir? I mean, people want some exclusive stuff and they want to upgrade their standard and they want to show off ki we are into this category now. Definitely, I think that's the part of every culture in the world. Every country, people want to showcase, they want to upgrade themselves in terms of luxuries. तो वो mindset तो रहने वाला है. So little luxuries का मतलब ही ये है कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं. So all these are called the little luxuries. Sir, अब जब कस्टमर आते हैं तो ऑफ कोर्स
80 to 90% कस्टमर सेटिस्फाइड जाते हैं, बट 10% ऐसे कस्टमर भी होते होंगे जो बेसिकली हर चीज़ पे कंप्लेंट करते हैं कंप्लेंट बॉक्स में, या मे बी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि जहाँ आके वो कह रहे हैं कि हमारे पिज़्ज़ा में ये प्रॉब्लम थी, ये थी। तो वैसे भी आपके पास क्वेरीज आती हैं और आप कैसे हैंडल करते हैं फिर उन्हें? आई थिंक मैंने जैसे पहले बताया, मोर टूवर्ड्स कस्टमर एंड माई फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, सो आई एम वेरी वेरी वन साइडेड इन दिस वे, यू नो, लाइक अ जज। सो जब कई बार टीम शेयर करती है, सर हमने पिज्जा तो बिल्कुल ठीक भेजा था और कस्टमर कह रहा था कि ठंडा हो गया या वो खराब हो गया, मैंने कस्टमर को तो ठीक नहीं मिला ना, उसने तो पैसे दिए ना आपको, नाउ यू बेटर सेंड इट अगेन। सो मुझे अपनी टीम को भी बहुत बार टोकना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि चाहे आप सही भी होगे, सो अगर कस्टमर को गैप दिख रहा है आप उसको राइट अवे फिक्स करो। जो पहला ऑर्डर आपने 30 to 40 मिनट्स में पहुंचाया था, अभी ऑर्डर आप 15 मिनट्स में पहुंचाओ उसके बाद। सो एक कस्टमर को फर्स्ट टाइम ट्राई करवाना इज अ टास्क, उससे भी बड़ा टास्क है उस कस्टमर को रिटेन करना लॉन्गेविटी के लिए। और आज अगर ऑलरेडी कस्टमर मेरा बना हुआ है तो मैं उसको क्यों खराब करूंगा? आई वुड नेवर वांट टू डू दैट, स्पेशली जब मैं उसको इजीली एक पिज्जा भेज के या तो ऑर्डर रिप्लेस करके या फिर अपॉलॉजी फील करके वो गैप फिल कर सकता हूँ। सो माइंडसेट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, यू वांट टू सेव ऑन योर पिज्जा, one pizza order, or you want to save on your customer. So if and does it give you a personal satisfaction also? Yes, purely. I'm very one-sided on this. बहुत clear mindset है. I don't want to lose a customer. Amazing, sir. Sir, any 3 things you want the young entrepreneurs and the students who want to become something in the sphere of entrepreneurship? Any 3 things they should do right from the early age of 16, 17, sir? I think as we have discussed, first is the internet. It has actually opened the whole world. So keep on learning. That is the one thing. Of course, try new ideas. And the best thing is, whatever you're planning to go for, जो भी आप plan कर रहे हैं आगे के लिए, you have to be very very consistent and persistent about your thing. अगर कभी life में challenges ज़्यादा भी आ रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, don't give up. You can slow down, but don't give up. Definitely. There will be a ray of hope जहाँ पे आपको आपकी destination definitely achieve हो जाएगी. I think you should be on it और वो चीज़ achieve कर पाओगे definitely one day. So that's the thing. You have to be very persistent. Any 3 things you want them not to do? Not to do. Because I think, sir, क्या करना चाहिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन्हें ये बताएं कि क्या नहीं करना चाहिए। आजकल के डिजिटल वक्त के अंदर जहाँ पर हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, तो गलत रास्तों पे जाना बड़ा इजी है। आप कई बार सुनते भी होंगे कितने बच्चे नशों के अंदर भी जा रहे हैं, या दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, एंड कई बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे, आइडल बैठे हैं, पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सो एनी 3 थिंग्स यू वांट देम टू सजेस्ट, एनीथिंग इन लाइफ, दे वांट टू डू जॉब और बिजनेस और एनीथिंग। So I think जो सबसे important है, you have to be true to yourself. अगर आपका, by this I want to say कि you have to be loyal to yourself first of all. So karma plays a very big role. If you're doing good to people around, definitely good things will flow to you. अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, और वही एक good wave है जब आप bad times में भी होगे वो आपको save करेगा। I think ये मैंने personally खुद feel किया। तो कभी भी किसी के साथ गलत मत करो। कई बार माइंड कहता है हाँ यार ये चीज़ करके मैं अचीव कर लेता हूँ, बट रियलिटी और हार्ट से कि नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है। सो कई बार माइंड को छोड़ के हार्ट की सुन लेनी चाहिए, और डेफिनेटली डू गुड टू पीपल अराउंड, दैट इज वन। सेकेंड, जो नहीं करना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स एल्डर्स की जो डिसरिस्पेक्ट मत करो। बहुत जरूरी। क्या बात है सर, आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और कई बारी आप देखते हैं रोड रेज में भी बहुत लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि गाड़ी लग गई, उनको लगता है मेरा कितना नुकसान होगा गाड़ी का, बट आई थिंक 5 मिनट के बाद आपको फील होगा कि वो जो आपने गलत किया, डिसरिस्पेक्ट करी है, वो आप बात करके भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। क्या पता वही जन आपकी गाड़ी ठीक करवा देता। सो दैट्स द सेकंड बेस्ट थिंग। आपको कभी भी किसी की अग्रेसिव नहीं होना, यू शुड बी वेरी काम, यू शुड स्टेप बैक फॉर अ व्हाइल, टेक अ पॉज and understand what exactly you want to do and what you are doing. जब आप वो चीज़ evaluate कर पाओगे, आपके जो mindset है वो power है, तभी आप वो चीज़ hold कर पाओगे फ्यूचर के लिए। जो गलत चीज़ें आपके हाथों से होनी थी वो चीज़ hold हो जाएंगी। So that's the second best thing जो आपको नहीं करनी चाहिए, elders की disrespect. Third, सबसे important, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, शेयर करना सीखो। और कई बार बहुत माइंडसेट होता है कि सब कुछ मैं ही ले जाऊँ,
जी। everything is for me, I should grab this, I should grab that, इससे मेरा फायदा हो जाएगा. So I think when you start sharing, that is a beautiful vibe. क्या बात है। That is a beautiful vibe. पुराने जमाने में कहते थे कमाओ ते बंड खाओ। But definitely. That sharing is always important. जी। So as I said, मेरा business model भी इसी पे जो है based है कि we share the profits जी। with franchisee, master franchisee and the company of course. जी। So वो sharing से भी बहुत strong vibe और जो कर्मा आपकी तरफ आता है. जी। So when you share things, of course, a lot of people will have a good vibe, जी। good faith for you. So वो mindset बहुत strong है. क्या बात है, अमेजिंग सर. सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आए एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी आर ट्रूली इंस्पायर्ड एंड हम भी काफ़ी जो आपने सजेशंस दिए हैं वो मैं खुद के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चेंजेस लेके आऊँगा एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much. So that was Sanam sir at Friday Talks. See you next week. Till then, goodbye.